नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष के एशियन हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथेतर गद्य प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य रचना को हम देख रहे हैं। इस व्यंग्य रचना के रचनाकार हरिशंकर परसाई है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य रचना में भारतीय पुलिस कार्य पद्धति को व्यंग्यात्मक ढंग से उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार मातादीन को लगता है कि आदि तो समस्या हल हो गई, लेकिन पुलिस को, सरकार को, वहाँ के लोगों को उन्होंने खुश किया है। ये जो पुलिस है अपराधी को अब पकड़ने लगी है। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह जाता है। अब मातादीन को ऐसा लगता है कि अब तो आधा काम हो गया है। अब आधा जो काम है, अब क्या करना है कि ये जो पुलिस अपराधी को किस प्रकार पकड़ते हैं, उनको वो सिखाना है कि किस प्रकार अपराधी को पकड़ना चाहिए। तो इस मामले की जो जांच विधि में वो सुधार लाने की कोशिश करता है या काम शुरू करता है। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जा सकती है। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके मैं इन सब पुलिस वालों को बता दूंगा। तो इस प्रकार वह इंतज़ार करते हैं कि ऐसी कोई बड़ी घटना या ऐसा कोई बड़ा केस हो जाए, उसको नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच पड़ताल करते हुए इन चांद की पुलिस को, अर्थात ये अपराधी को पकड़ना और उनको सज़ा देने का जो ढंग है, वो तरीका है, वो सिखाने की वो बात करते हैं। एक दिन आपसी मारपीट हो जाती है और उस आपसी मारपीट में एक आदमी मारा जाता है। और इस घटना पर ये जो मातादीन है वो क्या करते हैं, अपनी कोतवाली में आकर बैठ जाते हैं और उस घटना से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, वो करना चाहते हैं। इसलिए जो कोतवाल है, कोतवाल से कहते हैं कि नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग, मैं क्या करता हूँ वो सीख लीजिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। इस प्रकार अब ये जो अपराधी है उसको पकड़ना या उसको सज़ा देना, किस प्रकार पकड़ा जाता है, किस प्रकार सज़ा दी जानी चाहिए, वह अब क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। और ये जो कोतवाल है उसको कहते हैं कि अब मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, आप क्या कीजिए, सिर्फ देखते रहिए, अब सीखते जाइए। ये बहुत बड़ा केस है, एक कत्ल का केस है। और इस कत्ल के केस में सबसे बड़ी बात कौन सी है, एविडेंस की है, गवाह की है। तो इस प्रकार वो कहते हैं। और कोतवाल मातादीन को कहते हैं कि पहले कातिल का पता लगना चाहिए, तभी तो एविडेंस इकट्ठी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये कोतवाल का या वहाँ की पुलिस का अपराधी को ढूंढने का, उनको सज़ा देने का तरीका अलग है, मातादीन का अलग है। और मातादीन क्या करते हैं, अपना जो तरीका है उनको सिखा रहे हैं। तो कोतवाल ने कहा कि पहले कातिल का पता लगना चाहिए, तभी तो हम एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं। तो मातादीन ने कहा कि नहीं, उल्टे मत चलो, कि क्या कौन सी घटना हुई है या उस घटना से संबंधित जो एविडेंस है पहले ढूंढना चाहिए। वह किस प्रकार ढूंढा जा सकता है वह भी बताते हुए कहते हैं कि किसी के कपड़ों पर या कहीं और, जैसे कि अगर ये खून हुआ है तो निश्चित रूप से किसी के कपड़े पर खून मिला होगा या किसी प्रकार का कोई साहित्य मिल सकता है। तो ये एविडेंस के रूप में जांचने की बात करते हैं। एक इंस्पेक्टर ने मातादीन से कहा कि जो भी मृतक व्यक्ति है या
उसको मारने वाले जो लोग थे वह तो भाग गए हैं। जो मृतक व्यक्ति है वह सड़क पर बेहोश पड़ा था और एक भले आदमी ने, जो उसके पास ही रहता है, उसने उसे उठाकर अस्पताल भेज दिया। और उस भले आदमी को देखने से पता चलता है कि उसके कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन वो कहते हैं कि वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? तो इस प्रकार जैसे कि उस भले आदमी को पकड़ा जाता है जिसने उस मृत व्यक्ति को, जो बेहोश में था, उस समय उसने अस्पताल में भर्ती कराया है, उसकी मदद की है और उसे ही उसके कत्ल के जुल्म में एविडेंस के रूप में उसको पकड़ने की बात माता दीन करते हैं। उस भले आदमी को उनके सामने खड़ा किया जाता है और वह याचना कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया है, मेरा इसमें क्या कसूर है? तब चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हो जाती है। माता दीन उससे प्रभावित नहीं हुए। ये चांद की पुलिस भी उससे प्रभावित हो जाती है, उस व्यक्ति से। अब माता दीन किस प्रकार का निर्णय लेते हैं वह देखने के लिए ये सारी पुलिस उत्सुक है। माता दीन उसे कहती कि तुम झगड़े की जगह गए क्यों? तो वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वह मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। और फिर माता दीन की जो प्रतीक्षा की परीक्षा थी कि सारा जो महकमा यानी कि वहाँ का जो पुलिस विभाग है, पुलिस है, वह उत्सुकता से देख रही है कि अब माता दीन की क्या निर्णय लेते हैं। तो माता दीन कहते हैं, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कह रहा है कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है, वो बार बार कह रहा है। तो इस पर ये जो माता दीन है किस प्रकार का निर्णय करते हैं, उनका तरीका देखने के लिए ये सारी पुलिस उत्सुक है। और इस प्रकार ये जो माता दीन है उस व्यक्ति को जवाब देते हैं, सो ठीक है। अर्थात जैसे कि वो याचना कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं वहाँ नहीं गया, अर्थात जो भी झगड़ा हुआ है मेरे घर के सामने हुआ है, मैं घर पे था, मेरे घर के सामने ये सारी घटना घटित हुई है। तो इस पर माता दीन कहते हैं कि सो तो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग भी बहुत प्रभावित हुए। तो इस बार जैसे कि ये जो व्यक्ति है, भला आदमी है, वो वहाँ गया नहीं है, परंतु ये इस प्रकार का प्रश्न कर रहे कि तुम वहाँ गए ही क्यों? झगड़े की जगह जाना गलत है तो तुम गए क्यों? तो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। अब माता दीन ने ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो सिद्धांत है वह पुलिस को समझा देते हैं। अब इस बात को लेकर माता दीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ वहाँ की पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन का जो सिद्धांत है वह समझाते हैं। वहाँ की पुलिस को इस प्रकार समझाते हैं, देखो आदमी तो मारा गया है, तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी चाहिए। परंतु सवाल इस प्रकार का वो उपस्थित करते हैं कि किसको सजा होनी चाहिए। पुलिस को ये सवाल उतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल है। अर्थात वो कहते हैं कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होनी ही है, मारने वाले को होगी या फिर बेकसूर को होगी, यह तो सच है, किसी को सजा होनी है।
और आगे उनका जो सिद्धांत इस प्रकार का है कि मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, उसमें उसी परमात्मा का अंश है, जैसे कि सब में परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं कर सकते। यह पुलिस का मानवतावाद है। हम मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि ये परमात्मा की अंश है। तो इस प्रकार उनका जो सिद्धांत है माता दीन का, कि वह कहते हैं कि देखो आदमी तो मारा गया है, यह बात पक्की है कि किसी ने जरूर उसको मारा है, कोई कातिल जरूर है और किसी को सजा भी होनी चाहिए। परंतु यह पुलिस के सामने दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक, जैसे कि किसको सजा होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर माता दीन का जो सिद्धांत है वह ऐसा सोचता है कि, या ऐसा कहता है कि पुलिस के लिए यह सवाल उतना महत्व नहीं रखता जितना कि जो जुर्म किस पर साबित होना है और किसको अर्थात सजा होनी चाहिए। इनके अब जुर्म किसने किया है, ये जुर्म साबित करना है, ये महत्वपूर्ण है। कत्ल तो हुआ है, किसी मनुष्य को सजा भी होनी है, और कल सजा किसी को भी हो सकती है, या मारने वाले को हो सकती है या बेकसूर को हो सकती है, लेकिन सजा होनी ही वाली है। अब ये हमारा काम नहीं है कि कौन मनुष्य कैसा है, मनुष्य मनुष्य बराबर है और सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये उसका तर्क है, ये उसका सिद्धांत है, क्योंकि वह इस प्रकार सोचता है कि हम मानवतावादी पुलिस है, पुलिस मानवतावाद है, या उनका जो सिद्धांत है वह मानवतावाद का सिद्धांत है, हम मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है कि किस पर जुल्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय वो किस प्रकार लगाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका निर्णय इन बातों से हो सकता है, वो बताते हैं कि इसके अंतर्गत दो प्रकार की बातें बताते हैं। अभी ये मुजरिम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना चाहिए कि गवाह को ढूंढना है, कि खून के निशान किसके पास मिलते हैं, उसको पकड़ा जाता है। और इस प्रकार जैसे कि अगर वह भी नहीं मिल रहा है तो किसी को ये जो गुनाह है साबित करवाना है या फिर उसको सजा दिलवानी है। तो इसका अनुमान लगाते हुए कि जुर्म किस पर होना चाहिए, तो इसकी दो बातें वह बता देते हैं। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। तो ये दो बातें हैं। तो इस प्रकार जुर्म किस पर साबित करना है, तो इन दो मुद्दों के आधार पर साबित करना है। पहला मुद्दा है कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, पुलिस को परेशान करता है, और दूसरा है एकाध आदमी को पकड़ने के बाद या उसको सजा दिलाने के बाद हमारे ऊपर के जो लोग हैं वह उस पर खुश होंगे। ये दो बातें हैं। इन दो बातों के आधार पर अर्थात ये जो इन्वेस्टिगेशन है या जो कातिल है उसको जुर्म साबित करने की जो बात है, साबित करने का जो तरीका है वो बता देते हैं। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो वह विरोध करता है। यहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है। तो इसके संदर्भ में ये जो पुलिस है माता दीन को बताती है कि जिस आदमी को गवाह के रूप में उपस्थित किया गया है वह आदमी तो भला है, परंतु पुलिस के अन्याय करने पर वह विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। तब माता दीन ने क्या किया, टेबल पर हाथ ठोक कर वो कहते हैं, कुछ होते हैं कि फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। तो इस प्रकार जैसे कि ये दोनों भी जो बातें हैं जिन्होंने उन्होंने बताई थी कि अगर पुलिस के रास्ते में आ जाता है, और दूसरा जो मुद्दा था कि उसको पकड़ने से, उसको उस पर ये जो गुनाह है साबित करने से या उसको सज़ा देने से ऊपर के लोग खुश हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। माता दीन टेबल ठोक कर कहता है कि फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट।
तब एक इंस्पेक्टर कहता है कि पर ये जो बात है हमारे गले नहीं उतर रही है। पुलिस कोतवाल ने माता दीन से कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, हम बड़ी समस्या में फंस गए हैं और तमाम भले आदमी हमारे पास आकर कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर व्यक्ति का क्या दोष है, उसको क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ है, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा है। तो माता दीन कोतवाल से कहता है कि घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी, हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो इस प्रकार इस पर भी जो उसका उत्तर है वह माता दीन क्या करते हैं, उस पुलिस कोतवाल को देते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूरी है, हमें मजबूरी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ ऊपर से हो रहा है। तो इस प्रकार का उत्तर दे दो, ये बात वो कहते हैं। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन कहते हैं कि एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। ये जो माता दीन है वो कहते हैं कि आईजी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, तब प्रधानमंत्री कहे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष हैं, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, बीच में ही माता दीन कहता है कि कहाँ, तब वे, तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौटा, इनके कौन लौट कर वापस आया है, भगवान से। तो इस प्रकार कोतवाल चुप हो जाता है। वह उस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। तो इस प्रकार माता दीन का ये जो सिद्धांत है, ये जो तरीका है, उसको सुनकर उसकी महान प्रतिभा से ये जो कोतवाल है वह चमत्कृत हो जाता है। और उसे ये जो माता दीन है कहते हैं एक मुहावरा कि ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। तो इस प्रकार माता दीन भी ये जो बात है वो कहता है कि एक मुहावरा है, एक सिद्धांत है और ऊपर से हो रहा है। उसका उत्तर क्या है कि ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में अर्थात ये जो व्यंग्य रचना लिखी गई तब भारतीय स्वतंत्रता के 25 वर्ष के बाद ये रचना लिखी गई है। तो इस प्रकार यहाँ व्यंग्यकार ने उल्लेख किया है माता दीन की ओर से कि हमारे देश में 25 सालों से तो इस प्रकार ऊपर से हो रहा है, इसके आधार पर सरकारें बच रही है, तुम भी इसे सीख लो। तो इस प्रकार केस की तैयारी होने लगी, एफआईआर दर्ज होती है और आगे केस शुरू हो जाती है। माता दीन कोतवाल को कहती कि अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। इस पर कोतवाल कहते हैं कि चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे। वो झल्ला कर कहता है कि चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे मैंने देखा। तो इस प्रकार ये भी बात उसे समझा देते हैं कि चश्मदीद गवाह के बारे में आप जानते हो, चश्मदीद कौन है, चश्मदीद वह नहीं है जिसने देखा है, चश्मदीद वह है जो कहे कि मैंने देखा है। तो कोतवाल ने कहा कि ऐसा कोई क्यों कहेगा। तो इस पर माता दीन कहते हैं कि कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। तो इस प्रकार जैसे को कहते हैं कि कहेगा और मेरे समझ में नहीं आता कि तुम कैसा ये डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी है
जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद बना दिया जाते हैं। हमारी अदालतों में भी मान लेते हैं कि इन आदमी में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जिससे वह जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ वह पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरियों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागिर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। तो इस प्रकार ये जो मातादीन है कोतवाल से कहता है कि जो चश्मदीद गवाह है उनको ले आए। तो उस पर वो कहता है कि ये चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे। तो ये चश्मदीद गवाह को उपस्थित करने का तरीका भी मातादीन बता देते हैं कि पुलिस के पास इस प्रकार की एक चश्मदीद गवाहों की लिस्ट होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो उस समय उसका चश्मदीद गवाह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और वह अपना उदाहरण देते हुए, हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे आदमियों की लिस्ट हैं जो 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो इस प्रकार की ये जो अदालतों में भी अर्थात उनकी जो गवाह ली जाती है, और ऐसे जो चश्मदीद गवाह है वे ऐसे आदमी होते हैं उनके पास दैवी शक्ति होती है। उन्हें पहले से पता चलता है कि अमुक जगह कोई वारदात होने वाली है, तो उस घटना के पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। और अंत में ये जो मातादीन हैं कोतवाल को कहते हैं कि 8-10 जो उठाईगिरी लोग हैं जो चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं या जुआ खेलने वाले या शराब पीने वाले, ऐसे 8-10 व्यक्ति को बुलाने की वो बात करते हैं। दूसरे दिन शहर के 8-10 जो नररत्न कोतवाली में हाजिर हो जाते हैं। उन्हें देखकर मातादीन गदगद हो जाते हैं, इनके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखें, बड़ा सुना सुना लग रहा था। तो इस प्रकार ये जो लोग हैं उन लोगों को देखकर वो कहता है कि बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखकर, और आज बहुत सुना सुना लग रहा है। तो इस पर ये जो उपस्थित जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं देखा साहब, हम वहाँ नहीं गए थे। तो इस पर ये जो घटना है अब उन लोगों से जैसे कि पूछताछ शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा है। तो मातादीन कहते हैं कि जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था ना। इस प्रकार जैसे कि ठीक है, ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं गए थे। तो ये जो मातादीन कहते हैं कि ठीक है मैं जानता हूँ, परंतु तुमने ये तो देखा होगा कि लाठी मारते हुए तो देखा होगा। तो उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है। जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न मातादीन कर रहा है, तब ये जो गवाह के रूप में उपस्थित लोग हैं वे हंसने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो पागल है, किस प्रकार के प्रश्न कर रहा है। तभी ऐसी उटपटांग बात करता है ऐसा समझ कर वे हंसने लगते हैं। तो मातादीन उन लोगों को कहता है हंसो मत, जवाब दो, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उन्हें डराते हुए वो कहता है कि हंसो मत, जवाब दो। वे लोग बोलते हैं कि जब थे ही नहीं तो कैसे देखे हैं, जैसे कि हम वहाँ थे ही नहीं तो हम कैसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार की बात वो करते हैं। तो मातादीन थोड़ा सा गुर्रा कर उसको या उन लोगों की ओर देखता है और कहता है कि कैसे देखा मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज हैं। हर एक को कम से कम 10 साल जेल डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? तो इस प्रकार जैसे कि घुर्रा कर, तो इस प्रकार एक प्रकार की जो धमकी है देते हुए तो उन लोगों को कहता है कि कैसे देखा मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो ये सब
इधर दर्ज है, लिखा हुआ है। तुम्हारा काम धंधा क्या है? हर एक को, अर्थात अपने जो काम किया है, आप जो काम करते हैं उसके जुर्म में आपको कम से कम 10 साल जेल हो सकती है। क्या आप जेल जाना चाहते हैं या आगे इसी प्रकार का काम करना चाहते हो? तो इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं। तब वे घबरा कर बोलते हैं कि साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। तो माता दीन ने कहा ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? तब वे बोलते हैं कि देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस प्रकार जैसे कि वह भी अब झूठ बोलना शुरू करते हैं। जैसे कि माता दीन के इस तरीके के अनुसार जो लोग हैं वो लोग भी माता दीन की जैसे बात करने लगते हैं। हाँ साहब देखा है हमने भी, और वह जो आदमी है घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस प्रकार की बात वो करते हैं। माता दीन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? तो वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। इस प्रकार आप जो कहेंगे आपकी मर्जी के अनुसार अब हम कुछ भी करेंगे। तो ये जो माता दीन है उन लोगों को इस प्रकार करने के लिए, इस प्रकार बनाने की जो प्रवृत्ति है वह सिखाते हैं। और कोतवाल ये सब देख रहा है, माता दीन का जो चमत्कार है वो देख रहा है। जो निर्दोष लोग थे उनको इस प्रकार की गवाही देने के लिए वह तैयार कर देते हैं। और जो घटना घटित हुई है उसको इन लोगों ने देखा भी नहीं है, परंतु वो अब माता दीन के सामने कह रहे हैं, तैयार हो गए हैं कि हमने वो घटना देखी है। जो भला आदमी था वो घर से बाहर निकला और उस व्यक्ति को मारता गया और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। और इसके आगे भी आप जो कहेंगे वह कहेंगे तैयार होते हैं। और ये सारा चमत्कार जो कोतवाल दिख रहा है, और इस चमत्कार को देखते हुए थोड़ी ही देर में कोतवाल बेहोश हो जाता है। होश में आया तो माता दीन के वो चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा हटो, काम करने दो। इस प्रकार जो कोतवाल है माता दीन के चरणों पर गिर जाता है तो वो कहता है कि हटो, मुझे काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार माता दीन के श्री चरणों में वह जीवन भर पड़ा रहने की वो बात कर रहा है। माता दीन ने आगे की सारी जो कार्य प्रणाली है वह तय करती। FIR बदलना, जैसे कि आगे क्या सिखाना है। जैसे कि इस प्रकार ये घटना हुई है या कोई खून हुआ है तो वह किसने किया है, उसके गवाह कौन है, आदि से संबंधित जो प्रशिक्षण है वह माता दीन ने अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, अपने सिद्धांत के अनुसार वहाँ की पुलिस को उन्होंने सिखाया है। अब वह आगे FIR भरना, FIR को बदलना, बीच में के पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, ये सारी जो बातें हैं सब माता दीन चांद की पुलिस को सिखा देते हैं। तो इस प्रकार माता दीन के इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उस भले आदमी को 20 साल की सजा हो जाती है। चांद की पुलिस अब शिक्षित हो चुकी है, धड़ाधड़ केस बनते जा रहे हैं, दोषियों को सजा हो रही है। चांद की सरकार भी बहुत खुश नजर आ रही है। पुलिस की ऐसी जो मुस्तैदी है, सजगता है, उसका कारण भारत सरकार का सहयोग का नतीजा है। तो इसलिए चांद की संसद में एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाता है। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे हैं। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। तो इस प्रकार माता दीन ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है
उनका इतना गौरव हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो अटपटा जाते हैं। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त वो ऐसा सोचते हैं कि किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा, इसलिए वो पछताए और वो सोचते हैं कि अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती वह ले आते। तो इस प्रकार चांद पर या चंद्रलोक पर माता दीन की जय जयकार हो रही है। उनके गले में पुष्प मालाएं, साथ ही उनका सारी तरफ से, चारों तरफ से अभिनंदन हो रहा है। तो इस प्रकार चांद पर या चंद्रलोक पर माता दीन का जय जयकार हो रहा है, चारों तरफ से उनका अभिनंदन हो रहा है। और ये सारा जो दृश्य है, भारत की पुलिस या भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए अब वातावरण बन गया है। तो इस प्रकार माता दीन ने चांद पर जाकर जो कार्य किया है, तो ये भारत के पुलिस मंत्री के कहने के अनुसार किया है। इसलिए अर्थात ये भारत के पुलिस मंत्री ऐसा सोचते हैं कि माता दीन के उस कार्य के कारण यहाँ भारत में अर्थात उनकी भी इस प्रकार की यात्रा बनाने का वातावरण बन गया है। एक दिन चांद की संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है। बहुत तूफान खड़ा हुआ उस अधिवेशन में। ये गुप्त अधिवेशन था और गुप्त अधिवेशन होने के कारण इसकी जो रिपोर्ट है वह प्रकाशित नहीं हुई। किसी को भी पता नहीं हुआ कि वह अधिवेशन किस विषय पर था या उस अधिवेशन में किस प्रकार का तूफान खड़ा हुआ, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वह सब गोपनीय था, गुप्त था। परंतु संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आ गए। तो ये जो शब्द हैं या ये जो अधिवेशन है वो किस विषय पर था या अधिवेशन का ये जो उद्देश्य क्या था, उससे संबंधित कुछ बातें वहां से बाहर आ जाती है। जैसे कि उस अधिवेशन में कुछ जो सदस्य है वो इस प्रकार चिल्ला रहे थे, और वो क्या कहकर चिल्ला रहे थे कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। तो इस प्रकार उस अधिवेशन में कुछ सदस्य इस प्रकार चिल्ला रहे थे, सरकार के विरोध में चिल्ला रहे थे। तो इस प्रकार चांद की सरकार ये जो प्रस्ताव है उस माता दीन के अभिनंदन का, उनके गौरव करने का प्रस्ताव ला रही थी। तो दूसरी तरफ जो सदस्य हैं वो चिल्ला रहे थे, सरकार को इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। और दूसरे ही दिन ये जो चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को वो बुलाते हैं और माता दीन ने वहाँ जाकर देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कई रातों से सोए ही नहीं है। तो इस प्रकार अर्थात ये जो चांद के जो प्रधानमंत्री है उनकी परेशानी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। तो ये परेशानी कौन सी थी कि वहाँ का सारा वातावरण खराब हो गया है, बदल गया है, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई रातों तक सोए ही नहीं है। तो इस प्रकार रुआसे होकर प्रधानमंत्री अर्थात चांद के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने माता दीन से कहा कि माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापिस लौट जाइए। तो इस प्रकार माता दीन को भारत जाने के लिए कहते हैं। तो माता दीन ने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं तो जो पूरी टर्म है वो खत्म करके ही जाऊंगा। जितने समय के लिए अर्थात वो चांद पर आए हैं वो अपनी पूरी जो टर्म है वो खत्म
करके ही जाने की वो बात करते हैं। तब प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। तो इस प्रकार जैसे कि प्रधानमंत्री माता दिन को ये पूरा जो वेतन है डबल तिबल वेतन लेकर जाने की वो बात कर रहे हैं, परंतु माता दिन मानती नहीं है। माता दिन ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारा सिद्धांत है, हम पैसा नहीं, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। तो सर वो पैसा लेकर जाने की वह जो उनकी जो बात है उसको टालते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारा ये सिद्धांत है कि हम पैसा नहीं, तो हमें काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। तो इस प्रकार चांद के जो प्रधानमंत्री है वह भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखते हैं और चौथे ही दिन भारत के जो आईजी है या जो माता दिन के जो अधिकारी है ऊपर के आईजी, उनका ऑर्डर इंस्पेक्टर माता दिन को मिल जाता है। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का जो पत्थर है वह यान में रख देते हैं और चांद से विदा हो जाते हैं, यानी कि भारत वापस आ जाते हैं। उन्हें जाते देख कर वहाँ के जो पुलिस वाले हैं रो पड़े, रोने लगते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है और वे ऐसा सोचते हैं कि बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था तो इसका कुछ पता ही नहीं चला। बहुत दिनों तक ये जो रहस्य है वह बाहर ही नहीं आ सका कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि माता दिन को एकदम अचानक भारत लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा क्या लिखा था कि बीच में ही अर्थात माता दिन को वापस आना पड़ा। परंतु एक दिन वो पत्र खुल गया और उसमें लिखा था, जैसे किसी के हाथ ये पत्र लग जाता है और उस पत्र में क्या लिखा था ये बात जैसे कि व्यंग्यकार ने, अर्थात यहाँ पुलिस विभाग में क्या होता है तो पूरा जो चित्र है उस पत्र के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित किया है। उस पत्र में लिखा था, जो चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा है, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद। सबसे पहले तो चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं क्योंकि माता दिन के कारण हमें बहुत सारी सेवाएं मिल गई है, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। तो थोड़ा उसको बुलाने की बात कही है। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुत्व व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। तो इस प्रकार चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को विश्वासघात करने की बात कर रहे हैं। उस पत्र के अंतर्गत लिखते हैं कि हम भारत को अपने मित्र समझते थे, परंतु आपने तो शत्रुत्व का व्यवहार किया है। हमारे भोलेपन का आपने विश्वासघात किया है। अंत में इस व्यंग्य के अंत में जो पत्र है, इस पत्र में आगे वह लिखते हैं कि आपके माता दिन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। यानी कि माता दिन के द्वारा हमारे यानी कि चांद की पुलिस को जो शिक्षा दी गई है उसके कारण हमारी पुलिस किस प्रकार बन गई है या किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, वह बताते हुए आगे उस पत्र में लिखा है कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा अपने बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप लगा न दिया जाए। घर जलते रहे और उन्हें कोई बुझाने नहीं जाता।
डरते हैं कि कहीं उस पर आग लगाने के जुर्म में जैसे कि कायम कर दिया जाए या जुर्म उस पर कायम कर दिया जाए या लगा दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहे और कोई उन्हें बचाता नहीं है, इस डर से कि उस बच्चे को डुबाने का आरोप उन पर न लग जाए। सारे मानवीय जो संबंध है वह समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फौरन राम राज्य बुला लिया जाए। तो इस प्रकार ये जो पत्र है माता दीन के लिए भारत सरकार को चांद की सरकार ने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से जैसे कि उनकी जो संस्कृति है वह नष्ट हो रही है। माता दीन ने इस प्रकार का कार्य किया है, अर्थात अगर कुछ दिन और माता दीन यहाँ रहे तो हमारी पूरी संस्कृति यह नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार पुलिस जो कि जो संस्कृति है नष्ट करने का काम कर रही है, इस प्रकार का संकेत हरिशंकर परसाई जी ने इस रचना के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार लेखक ने माता दीन द्वारा पुलिस की सारी जो काली करतूत हैं उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि लेखक ने या हरिशंकर परसाई जी ने माता दीन चांद पर इस रचना के माध्यम से पुलिस की सारी जो काली करतूतें हैं उसका पर्दाफाश किया है। इस रचना के हर संवाद में हमें व्यंग्य देखने को मिलता है। आम लोगों के अंतर्गत माता दीन के व्यवहार से, चांद की पुलिस के व्यवहार से लोगों में एक प्रकार की भयावह स्थिति का दर्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार पुलिस व्यवस्था के माध्यम से लोगों में एक प्रकार की भयावह स्थिति का दर्शन होता है। समाज में व्याप्त पुलिस की जो दुराचारी वृत्ति है या दुराचारी जो भाव है वह इस रचना के माध्यम से व्यक्त होता है। तो इस प्रकार इस रचना के माध्यम से पुलिस का कर्तव्यरत न होने का जो दर्शन है वह काल्पनिकता के आधार पर क्यों न हो वह हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस रचना के माध्यम से पुलिस की सारी जो काली करतूतें हैं उन करतूतों को हमारे सामने उपस्थित किया है। इसकी जो भाषा शैली है, भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि सीधी सादी सरल सहज भाषा के माध्यम से उन्होंने एक काल्पनिक कथा के आधार पर भारतीय पुलिस व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। भाषा के अंतर्गत कहीं कहीं अंग्रेजी और उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। इसके संवादों में हर संवाद के अंतर्गत व्यंग्य देखने को मिलता है। इसके वाक्य छोटे छोटे हैं और उसमें सार गर्भित रहे हैं। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।